मैं शशि LNT कॉलेज मुजफ्फरपुर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से आज के इस ऑनलाइन क्लास में BA पार्ट 1 सब्सिडियरी पेपर का एक चैप्टर स्टेट इट्स डिफिनीशंस एंड एलिमेंट्स आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आधुनिक शब्द में जैसे राज्य शब्द हम लोग सुनते हैं, तो आधुनिक शब्द में राज्य शब्द का जिस तरीके से जिस अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं उसका मतलब उसकी सर्वप्रथम व्याख्या मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में की है। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले राज्य या राज्य के अनुरूप राज्य की तरह ही की कोई संस्था अस्तित्व में नहीं था। ग्रीक और रोमन लोग इसके लिए सिविटाज और पॉलिस शब्द का प्रयोग करते थे, जो एक कॉरपोरेशन के रूप में स्लेव प्रथा पर टिकी हुई थी। ग्रीक थिंकर्स में जैसे प्लेटो और अरस्तु की परिभाषा भी राज्य के संबंध में इसके अर्थ को स्पष्ट करेगी। अरस्तु ने कहा है कि राज्य व्यक्तियों का एक समूह है। राज्य परिवार और व्यक्तियों का एक समूह है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है, अर्थात पूर्ण परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ को लीड करना है, जिसमें सभी खुशी हैप्पीली अपने लाइफ को लीड कर सके। अब दूसरी परिभाषा हम लेते हैं प्लेटो की, जिसमें प्लेटो का कहना है कि राज्य एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करने का अधिकार होता है। राज्य का इसमें क्या रोल है? तो राज्य देखता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य को अच्छी तरह से कर सके ताकि उनका मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिसरो और बहुत सारे विद्वानों ने भी राज्य की परिभाषा दी है, जिसमें सिसरो, सेंट ऑगस्टाइन, सेंट थॉमस, मार्सिग्लियो, पाडुआ, विल्सन, ब्लंटसली आदि विद्वानों ने भी राज्य की परिभाषा दी है। लेकिन उन लोगों की परिभाषा को पूर्ण नहीं माना जाता है। उसमें सबसे बड़ी एक कमी रह गई थी कि इन लोगों ने राज्य के सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट संप्रभुता की चर्चा नहीं की थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे के फेज में लास्की, मैकाइवर, फिलोमर ये लोग भी राज्य को परिभाषित करने की कोशिश किए हैं, और इस कमी को, संप्रभुता वाली कमी जो पीछे के डेफिनेशन में आ रहा था, उसको उन लोगों ने दूर करने की कोशिश की है। उनकी परिभाषाओं में संप्रभुता को भी शामिल किया गया है। लास्की, मैकाइवर, फिलोमर इत्यादि विद्वानों ने इस कमी को, संप्रभुता के अभाव वाली कमी को अपने डेफिनेशन में दूर करने का प्रयास किया है। और लेकिन सर्वमान्य परिभाषा राज्य के संबंध में गार्नर की मानी जाती है। गार्नर के अनुसार राज्य व्यक्ति और समुदायों का एक समूह है जो एक निश्चित भूभाग में रहते हैं और कार्य होती है, और उसकी आज्ञा का पालन सबों को, उस भूभाग में रहने वाले लोगों को पालन करना होता है। तो यहाँ हम देखें कि संप्रभुता दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मामले में राज्य एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मामले में स्वतंत्र होता है अपनी संप्रभुता शक्ति के आधार पर। यह इसके अलावा बोदा, हॉब्स, लॉक, रूसो, जेरेमी बेंथम, टॉकविले, हीगेल, जॉन स्टुअर्ट मिल इत्यादि ने भी, ग्रीन, मार्क्स, एंजेल्स इत्यादि ने भी राज्य शब्द को परिभाषित करने का कोशिश किया है। इन परिभाषाओं को के आधार पर, किस परिभाषा के आधार पे? गार्नर की परिभाषा के आधार पे राज्य के आवश्यक तत्व निर्धारित किए जा सकते हैं। सबसे पहला है जनसंख्या। राज्य के लिए लोगों का होना जरूरी, बिना लोगों के राज्य का अस्तित्व हो ही नहीं सकता, वो एक जमीन का टुकड़ा रह जाए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहला तत्व जनसंख्या है।
लोग हैविंग ऑक्युपाइंग ए डिफिनिट टेरिटरी। दूसरा तत्व इस आधार पे निश्चित भूभाग होगा। कोई भी राज्य बिना निश्चित भूभाग के अस्तित्व में नहीं आ सकता है। उस राज्य के विचारों को स्पष्ट करने के लिए उसे जनसंख्या की ज़रूरत होती है। राज्य के कार्यों को, तो ये हो गया। दूसरा है निश्चित भूभाग कि राज्य की अपनी एक भूभाग होनी चाहिए। इसके बिना राज्य अस्तित्व में नहीं आएगा। तीसरा है सरकार। राज्य के कार्यों को सुचारू रूप से लागू किया जा सके, इसके लिए एक सरकार की ज़रूरत होती है। तो तीसरा तत्व राज्य का हो गया सरकार। चौथा तत्व है सॉवरेंटी, जो सबसे महत्वपूर्ण है और ये ऐसा तत्व है जिसके आधार पे राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग किया जा सकता है। सॉवरेंटी, जैसे साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग राज्य के, बिहार के लिए भी, बंगाल उड़ीसा के लिए भी राज्य शब्द का प्रयोग कर देते हैं और इंडिया के लिए भी राज्य का प्रयोग करते हैं। ये सॉवरेंटी ही है जो राज्य को अन्य सारे ये से ऑर्गेनाइजेशन से अलग करती है, उसे सर्वोच्चता, उसे सुपीरियरिटी प्रदान करती है। तो चौथा तत्व हो गया सॉवरेंटी। अब हर एक तत्व को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला एलिमेंट राज्य का जनसंख्या है। लोगों के संगठन को ही राज्य कहते हैं और बिना जनसंख्या के राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। अब किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, ऐसा कोई संख्या फिक्स नहीं है। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य के लिए लोगों की जनसंख्या उस समय के जनसंख्या के आधार पर 5040 फिक्स किया था और उसके बाद दूसरा रूसो ने इसे 10,000 कहा था, 10,000 के लगभग बोला था। लेकिन आज जो स्थिति है राज्य की, उसमें इंडिया और चाइना जैसे बड़े बड़े देश जनसंख्या वाले भी हैं, तो लग्जमबर्ग और सेंट मैरिनो जैसा छोटा देश भी है। सेंट मैरिनो की जनसंख्या तो जस्ट 5 फिगर में माना जाता है। डेवलपमेंट के बाद, यातायात और कम्युनिकेशन के विकास के बाद ये जनसंख्या कितनी हो ये और महत्वहीन हो गया। बड़े से बड़े राज्य के पास भी अगर इस जनसंख्या है तो विकास के लिए वो अच्छा माना जाता है। आज लोगों की जनसंख्या लायबिलिटी नहीं होकर एक रिसोर्स बन गया है। तो इस हिसाब से बड़े या छोटे राज्य की कोई बात नहीं है और ये तो निश्चित है कि जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि राज्य अपने सारे कार्यों को बहुत अच्छी तरह से निभा सके। उसके पास जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका उपयोग सही ढंग से करके राज्य का मैक्सिमम विकास भी कर सके। तो जनसंख्या अगर स्किल्ड है, सिविक सेंस वाला है, हेल्दी है, तो वो राज्य के लिए एक रिसोर्स है और उस राज्य का विकास ज़्यादा हो जाएगा। जनसंख्या कम हो या ज़्यादा हो, इससे बहुत अंतर नहीं पड़ता है। आज के इकोनॉमिक एज में ज़्यादा जनसंख्या का मार्केटिंग के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंस भले ही है, लेकिन छोटे जनसंख्या वाले अगर वो स्किल्ड है, वहाँ की जनसंख्या गुणवत्ता वाली है, तो वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व टेरिटरी है, भूभाग है। कोई भी राज्य, उसके पास कोई भी राज्य जनसंख्या जब तक एक निश्चित भूभाग पे बसना नहीं शुरू करेगा तब तक वो राज्य का शेप नहीं ले सकता है। राज्य का दूसरा तत्व टेरिटरी है, यानी निश्चित भूभाग है। सीले जैसे विद्वान निश्चित भूभाग को कोई राज्य के लिए आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं, लेकिन बंजारे राज्य का निर्माण नहीं कर सकते, ये भी सत्य है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जब यहूदी लोग पूरे दुनिया में फैले हुए थे तो उनके पास राज्य नाम का कोई चीज़ नहीं था। जब उन लोगों को फिलिस्तीनियों से ज़मीन मिली, ज़मीन का टुकड़ा मिला, तो वो इजराइल राज्य बनाने में समर्थ हो पाए। तो भूभाग पर रहने वाले, अब इसके संबंध में और चीज़ देखते हैं। जैसे राज्य का जो निश्चित भूभाग है उसमें जो जनसंख्या रहती है उस पर राज्य का अधिकार होता है और उसे राज्य की आज्ञा का पालन
करना होता है। राज्य भी उनके व्यक्तित्व के विकास की सारी सुविधाएं जुटाने की कोशिश करता है। अब राज्य का तीसरा आवश्यक तत्व सरकार है। अब राज्य के तीसरे आवश्यक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जो सरकार है। राज्य के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संस्था, एक संगठन की ज़रूरत होती है, जो सरकार है। और वो बिना सरकार के जनसंख्या और निश्चित भूभाग रहे फिर भी संगठन नहीं डेवलप हो सकता है। राज्य, अगर सरकार कहीं पे टूट जाए तो राज्य तितर बितर हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं हो पाएगा। इसलिए राज्य का तीसरा तत्व सरकार भी आवश्यक है। सरकार का कार्य लोगों के व्यक्तित्व के विकास के लिए करना, सुविधाएं जुटाना है, और लोग उसके बदले में राज्य को के अथॉरिटी को रिस्पेक्ट देते हैं, राज्य पे सरकार पे विश्वास करते हैं। और राज्य ही, सरकार ही देश में शांति और सुव्यवस्था की स्थिति बनाए रखती है, लोगों से कानून का पालन करवाती है, ताकि राज्य का कार्य सुचारू रूप से हो सके और जनता वहाँ की खुशहाल हो। अब राज्य का चौथा आवश्यक तत्व हम लोग देखेंगे, वो है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी के आधार पर ही राज्य को अन्य दूसरी संस्थाओं से अलग और सुपीरियर माना जाता है। दूसरी कोई भी संस्था संप्रभुता के आधार पर राज्य के पैरेलल नहीं हो सकती। संप्रभुता दो तरह की होती है, एक्सटर्नल संप्रभुता और इंटरनल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी आंतरिक संप्रभुता हुआ और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी बाह्य संप्रभुता हुआ। इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब हुआ कि उस राज्य में जो भी जनसंख्या रह रही है उसको उस संप्रभु शक्ति के आज्ञा का पालन करना होगा, लेकिन वो किसी की आज्ञा का, संप्रभुता, राज्य की संप्रभुता और संप्रभु व्यक्ति किसी की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अब एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का क्या मतलब है? एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब हुआ कि वो राज्य अपना कानून बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अपनी विदेश नीति बनाने के लिए स्वतंत्र है। उसकी विदेश नीति के फॉर्मेशन पर किसी बाह्य शक्ति का प्रभाव या कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये हो गया। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कोई राज्य है अगर अपनी इच्छा से, अपने नेशनल इंटरेस्ट को डेवलप करने के ख्याल से अगर किसी राज्य से संधि या समझौता करता है तो उसको इसकी अवहेलना नहीं माना जाएगा, या एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का उस पर कंट्रोल है ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि राज्य की सहमति से वो संधि या समझौता होता है। इसके अलावा कुछ विद्वान जैसे बिलोबी, जैसे कि जनता में आज्ञा पालन की भावना होनी चाहिए, या बर्गेस जैसे विद्वान जो कहते हैं कि अस्थायी तो राज्य का आवश्यक एलिमेंट है, लेकिन राज्य के इसको अनिवार्य नहीं माना जा सकता। इसके बाद कुछ विद्वान रिकॉग्निशन, मान्यता को राज्य का एक आवश्यक तत्व मानते हैं। मान्यता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किसी राज्य के अस्तित्व को स्वीकारना हुआ, उसे मान्यता प्रदान करना कि हाँ ये एक राज्य है। जैसे चाइना जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद वहाँ कम्युनिस्ट सरकार बनी, और सोवियत और यूएसए की सरकार ने उसे 1948 से लेकर 1969 तक मान्यता नहीं दी थी, फिर भी वो एक राज्य था, वो एक राज्य की तरह कार्य कर रहा था। तो मान्यता को राज्य का एक तत्व मान सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य तत्व या इंडिस्पेंसेबल के फैक्टर्स के रूप में इसको मान्यता नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि भले ही कोई विद्वान आज्ञा पालन या कोई अस्थायित्व या फिर रिकॉग्निशन को माने, लेकिन राज्य का मुख्य चार ही तत्व जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और सॉवरेनिटी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि राज्य बिहार राज्य है और भारत भी राज्य ही है क्या? तो दोनों में क्या अंतर है? बिहार और भारत की जब बात की जाएगी तो भारत
इंडिया को ही राज्य माना जाएगा, बिहार को नहीं। क्यों? उसके पास संप्रभुता नहीं होती है, बिहार के पास संप्रभुता नहीं है, उसे इंडिया के कानून के तहत ही कार्य करना होता है। तो बिहार राज्य जिस अर्थ में हम लोग राज्य का राजनीतिक थ्योरी में प्रयोग कर रहे हैं, उस अर्थ में बिहार को राज्य नहीं कहा जाएगा, भले ही साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसा यूज करते हैं, और इंडिया ही राज्य होगा। थैंक यू।